नमस्कार साथियों, आज की इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हमें कई प्रकार के शैलचित्र और शैलाश्रय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पिछली वीडियो में हमने बताया कि इतिहास का काल विभाजन हमने 3 प्रकार से किया गया था, जो कि इस चार्ट के माध्यम से आपके सामने पेश है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का समय 3000 ईसा पूर्व माना जाता है और आद्य ऐतिहासिक काल का समय 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक के मध्य के काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण में हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि का कहा गया है तथा इसी क्रम में ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग एवं स्कंद पुराण में भी उत्तराखंड के 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है: नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालंधर। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश व उत्तराखंड कहा गया। केदारखंड वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र और मानसखंड वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया। एवं बौद्ध साहित्य के वो ग्रंथ जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे, इनमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। आइए देखते हैं गढ़वाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1515 ईस्वी में गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ों को जीतकर पंवार वंश के राजा अजयपाल ने गढ़वाल का गठन किया। ऋग्वेद में गढ़वाल स्थित अलकापुरी को राजा कुबेर की राजधानी बताया गया। ऋग्वेद के अनुसार असुर राजा संबर के 102 गढ़ को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, पुलस्या, पुल्टा, अत्रि, ऋतु का निवास स्थान भी गढ़वाल क्षेत्र में माना जाता है। इतिहास के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्तसैंधव प्रदेश का उल्लेख भी गढ़वाल के लिए किया गया था। बद्रीनाथ चमोली में स्थित गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा तथा स्कंद गुफा भी आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी भी ज्योतिषपुर जोशीमठ में स्थित थी। विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम भी, जो कि पिसोन नामक पर्वत टिहरी में स्थित है, भी आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। गढ़वाल के देवप्रयाग में स्थित चितौनशिव पट्टी में माता सीता पृथ्वी में समाई थी। भगवान राम का रघुनाथ मंदिर, जो कि देवप्रयाग में स्थित है, यहाँ पर भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी और यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, जो कि शंकराचार्य जी ने बनाया था। लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में जिस स्थान पर तपस्या करी थी, वह स्थान तपोवन, जो कि टिहरी में स्थित है, वह भी गढ़वाल में ही स्थित है। महाभारत के वन पर्व में गढ़वाल के लिए हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। केदारनाथ को वन पर्व में ब्रंगतुंग के नाम से जाना जाता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में पुलिंद अथवा कुलिंद राजाओं और किरातों का शासन। प्राचीन काल में गढ़वाल में 2 विद्यापीठ प्रमुख थे, एक बद्रिकाश्रम, दूसरा कण्वाश्रम। कण्वाश्रम, जो कि मानी नदी के तट पर स्थित वर्तमान के कोटद्वार पौड़ी जिले में स्थित है और इसका आधुनिक नाम चौका घाट है। कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में सम्राट भरत का जन्म हुआ। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यहीं पर करी थी। अब बात करते हैं
कुमाऊं क्षेत्र की। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कूर्मा या कच्छा अवतार हुआ था। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया। कूर्मांचल शब्द संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुर्मू और हिंदी में कुमाऊं बन गया। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कूर्मांचल था। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष व नाग जातियां वास करती थी। जाकन देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। यह मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र के बीनाग या बैरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग आदि नाग मंदिर हैं। यहाँ पर नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बीनाग या बैरी नाग मंदिर पिथौरागढ़ में है। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम उत्तराखंड राज्य में स्थित प्राचीन जो पुरातात्विक स्रोत है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारे राज्य में विभिन्न स्थलों से कई प्रकार के शिलालेख, मंदिर लेख, गुफा लेख और ईंट लेख, मूर्ति पिटिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख, मुद्रा लेख आदि ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख शिलालेख। साथियों, शिलालेख वह होते हैं जिन्हें कि पत्थरों पर लिखा जाता है और हमारे उत्तराखंड के कालसी, लाखा मंडल, सिरोली, माणा आदि स्थानों से हमें आदिकालीन शिलालेख प्राप्त हुए। दोस्तों, कालसी शिलालेख, जो कालसी शिलालेख है वह मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्य की उत्तरी सीमा में सन 257 ईस्वी में यमुना और टोंस नदी के संगम पर, जो कि कालसी नामक स्थान पर होता है, में स्थापित किया था। और इस शिलालेख की खोज महान फॉरेस्ट महोदय ने सन 1860 में की थी। यह शिलालेख में यहाँ के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिन शब्द का। कालसी शिलालेख से हमें पता चलता है कि जो कुनिंद लोग थे वह क्या थे, मौर्यों के अधीन थे। और जो कालसी शिलालेख है इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। और कहा जाता है कि अशोक ने इस शिलालेख में यह घोषणा की थी कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं लाखा मंडल। दोस्तों, लाखा मंडल देहरादून के जौनसार पावर क्षेत्र में स्थित लाखा मंडल में रानी ईश्वरा का लेख मिला। इस लेख के अनुसार यमुना उत्पात्यक्रम में यादवों का राज्य था। इस लेख में इस राजवंश के 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का उल्लेख मिलता है। साथियों, इसी क्रम में अब हम आगे पढ़ेंगे त्रिशूल लेख। दोस्तों, त्रिशूल लेख जो है वह गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुए। गोपेश्वर में जो रुद्र शिव मंदिर है, यहाँ से जो लेख मिले हैं उसमें 2 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। एक नागपति नाथ, दूसरा अशोक चल। दोस्तों, जो नागपति नाथ था उसने 6वीं और 7वीं सदी में इस क्षेत्र को जीता था। और जो 12वीं सदी में जो नेपाल का राजा था अशोक चल, उसने भी इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस लेख से हमको यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में यहाँ पर किसका वंश था, नाग राजाओं का राज्य था। और इसमें जो यह लेख है, इस लेख में हमें यह भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में 4 नाग नरेशों का उल्लेख प्रमुख था। एक गणपतिनाथ, विभुनाग, स्कंदनाग और अश्वनाग। क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे ताम्रपत्र लेख। दोस्तों, ताम्रपत्र लेख उत्तराखंड के पांडुकेश्वर, बैजनाथ, कंडारा, चंपावत आदि से प्राप्त हुए। और ये जो ताम्रपत्र थे, ये जो लेख थे यह कार्तिकेय राजाओं के थे। ईंटों पर उत्कीर्ण लेख। दोस्तों, ईंटों पर जो लेख उत्कीर्ण किए गए थे वह हमें नैनीताल और बाड़वाला से प्राप्त हुए थे। मूर्ति पिटिका लेख। मूर्ति पिटिका लेख हमें देवलगढ़, पौड़ी, फुलमारी, चमोली से मूर्ति पिटिका लेखों का अवशेष मिले। कुषाण कालीन जो मुद्राएं थी वह दोस्त हमें प्रथम व द्वितीय सदी की जो कुषाण कालीन मुद्राएं थी वह हमें मुनि की रेती यानी कि आधुनिक ऋषिकेश व सुमाड़ी गांव जो कि चमोली में पड़ता है से प्राप्त हुई। अत्यधिक मात्रा में हमें कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र,
भूध्वज गोभूषण से प्राप्त हुई। और जो प्राचीनतम सभागार, राज्य में प्राचीनतम सभागार कहाँ से, देवीधुरा से प्राप्त हुए, जिसे 1856 में हैंडवुड ने खोजा था। यहाँ थे मुख्य तथ्य। अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य तथ्य के बारे में। सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र लेख जो मिले थे ललित सुरदेव के मिले थे, वह कार्तिकेयपुर के राजा थे। गोपेश्वर, कालीमठ और केदारनाथ नाला में लेख जो मिले वह मंदिर में उत्कीर्ण थे। देवप्रयाग के वामन गुफा तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर जो लेख मिले वह दीवारों पर लिखे गए थे। चलिए साथियों, यहीं पर हमारा आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रागैतिहासिक काल, और इस वीडियो में हमने जाना आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। अब आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। धन्यवाद।